नमस्कार, एडुसेट लेक्चर में आप सबका स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं दलित साहित्य। यानी साहित्य जो है उसमें किस तरह से दलित की संघर्ष गाथा को एक स्थान मिला है, कैसे सामाजिक फलक से लेके साहित्य के पृष्ठों पे दलित के संघर्ष गाथा को रखा गया है, उन सभी बिंदुओं पर आज हम लोग समझने की बात करेंगे। ऐतिहासिक और वैचारिक पृष्ठभूमि क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे और यह देखेंगे कि पिछले 2 दशक में किस प्रकार से एक जो शुरुआत हुआ था वो आज एक विस्तृत स्वरूप ले रखा है, सेंटर स्टेज में आ चुका है। उन सभी बिंदुओं पर बात होगी और बातचीत के लिए स्टूडियो में हैं जाने माने साहित्यकार डॉक्टर देवेंद्र चौबे। आप जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हिंदी पढ़ाते हैं, हिंदी के प्रोफेसर हैं, तो निश्चित तौर पर आपका ज्ञान और अनुभव हम लोग को दलित साहित्य को समझने और उसके क्या विचारधारा और पृष्ठभूमि, साहित्य लेखन क्या है, तो उसको समझने में एक नया आयाम साबित होगा। इस उम्मीद से आपको आमंत्रित करता हूँ कि आप अपना व्याख्यान शुरू करें। वेलकम। हाँ, नमस्कार मित्रों। दलित साहित्य पर बात करना एक बहुत ही ज़रूरी एक तरह से पहल है और मुझे बार बार लगता है कि आधुनिक जो साहित्य है उसमें भी हिंदी साहित्य या भारतीय साहित्य है, उसमें दलित साहित्य की उपस्थिति एक बड़े साहित्य के रूप में हुई है या रही है। थोड़ा बहुत मुझे यह भी मैं आज जो आपसे बातचीत करूंगा इसमें मैं दलित साहित्य की विचारधारा को समझने का प्रयास करूंगा और इस पूरी प्रक्रिया में हम यह भी देखने की कोशिश करेंगे कि जो आज दलित साहित्य लिखा जा रहा है 1990 के बाद, उसके लेखन में, उसके बनने में या उसके सृजनात्मकता में एक तरह से वे कौन सी ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि रही है जिनसे ये सारी चीज़ें हमारे सामने आई हैं। गौर करेंगे कि दलित साहित्य पर जब भी विचार होता है, खास करके भारतीय संदर्भ में, तो उसके कुछ खास संदर्भ सामने आने लगते हैं और इस पूरी प्रक्रिया में जो मुझे बार बार लगता है, जिसको समझना भी चाहिए कि इस पूरी प्रक्रिया में आखिर मतलब हम किस तरह से इस पर विचार करें। मुझे बार बार 2-3 चीज़ें दिखाई देती है कि दलित साहित्य को समझने के लिए थोड़ा सा हमें प्राचीन काल, थोड़ा सा मध्यकाल और थोड़ा सा आधुनिक संदर्भों को देखना जरूरी होगा, क्योंकि एक तो यह सत्य आप मान कर चलें कि जो आज का जो दलित लेखन है, जिसे हमारे दलित लेखक दलित साहित्य के रूप में देखने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, वे बहुत साफ कहते हैं कि जो भी दलित साहित्य होगा वह दलित द्वारा लिखा गया होगा। और दलित कौन होंगे? तो दलित एक तरह से भारतीय समाज की जो वर्ण और जाति व्यवस्था है, इस पूरी व्यवस्था में जिसे हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के रूप में जानते हैं, तो कहीं ना कहीं जो शूद्र समाज है, जिसको हम चतुर्थ श्रेणी में या वर्ण में माना जाता है भारतीय समाज में, तो कहा जाता है कि उस समाज के लोगों ने जब अपने अनुभव को, अपने विचार को, अपने इतिहास को या अपने आत्मकथाओं को लिखना शुरू किया तो उसे दलित साहित्य के रूप में देखा गया। ये बहस बहुत पुरानी है, खास करके प्रेमचंद को लेकर के भी चर्चा होती है कि उन्होंने दलित साहित्य या दलितों के बारे में लिखा, निराला ने लिखा, या ऐसे बहुत सारे लेखकों के नाम हम ले सकते हैं जिनके साहित्य में अमृतलाल नागर के नाचे बोध गोपाल जो उपन्यास है पूरा का पूरा दलित एक तरह से समाज पर है। लेकिन थोड़ा सा हमें इन जटिलताओं को समझना है कि भारतीय जो समाज है, जिसके बारे में बार बार कहा जाता है काफ़ी जटिल है और इसकी आंतरिक संरचना इतनी जटिल है कि कई बार ये डिबेट या बहस होती है कि वाकई हम जिसे जाति के रूप में दलित कह रहे हैं वो वाकई एक तरह से उसी रूप में है या इसकी कुछ खास चेतनाएं रही हैं। जैसे कई लोग कहते हैं कि जो दलित शब्द है, जिसका पद दलन हुआ है, जिसको दबाया गया है, जिसको कुचला गया है पैरों के तले, वही दलित है और इसीलिए बहुत सारे लोग इसको पद दलित भी कहने की बात करते हैं। लेकिन जाहिर है कि इस श्रेणी में जब आप आएंगे तो इसमें सारे लोग आ जाएंगे, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य, शूद्र, जिनको भी दबाया गया है। या बहुत सारे इतिहासकार इस बात की चर्चा करते हैं कि आमतौर से जो पराजित जो जातियां होती है, पराजित जो राष्ट्र होता है, उसमें जो बंदी, युद्ध बंदी बनाए जाते थे, उनके साथ भी एक तरह से काफ़ी खराब व्यवहार किया जाता था और जिसको हम लोग कहते हैं कि उनसे वे सारे काम कराए जाते थे जो वाकई सभ्य समाज के लिए ज़रूरी नहीं होते थे। उदाहरण के लिए कहा जाता है कि जब एक राष्ट्र दूसरे पर हमला करता है और उस हमले में एक राष्ट्र पराजित हो जाता है तो उस प्रक्रिया में वहाँ के वो लोगों को बंदी बनाता है और बंदी बना करके फिर वो उनको ला करके जेलों में डाल देता है और फिर उनसे वे सारे काम कराता है जो एक तरह से ठीक ठाक नहीं होते। जैसे
उनसे मतलब खेतों में काम करवाना, उनसे कुएं बनवाना, उनसे शमशान में काम करवाना, ऐसे सारे जो जिसे हम एक तरह से निकृष्ट या नीचे स्तर का काम मानते हैं। और ये सिर्फ भारत का ही मसला नहीं है, पूरे यूरोप में भी और दक्षिण एशिया में भी, महादेश में भी ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जहाँ पर इस तरह की स्थितियाँ बनी है। उदाहरण के लिए मैं इस पर बाद में और चर्चा करूँगा। जब जापान ने कोरिया पर हमला किया और उस हमले में उन्होंने एक तरह से बहुत सारी युद्धबंदियों को बनाया, जिसको 1890 के बाद का हम लोग कहते हैं। उसके पहले भी संघर्ष लगातार चलते रहा, लेकिन जब एक तरह से बहुत सारे लोगों को बंदी बनाया तो उनको बंदी बना करके जापान लेकर के आए। और कहा जाता है कि जापान में उन सारे लोगों से उन्होंने खेतों में काम करवाए, उनसे कुएं खुदवाए, उनसे एक तरह से जो भी मतलब शमशान जैसी जो जगह थी वहाँ पर काम करवाया। मतलब जितने तरह के भी नीचे दर्जे के काम हो सकते उनके कामों को उनसे करवाया गया। और धीरे धीरे जापान में भी एक ऐसी एक मतलब कहिए कि उसको हम जाति कहें या सामाजिक व्यवस्था में एक खास तरह के सामाजिक समुदाय या समूह कहें, उनको उन लोगों ने एता के रूप में एक तरह से उनकी पहचान की। एता जो होते थे, आज भी एता के बारे में उनको जापानीज में जो बहुत प्रचलित शब्दावली उसको बुराकू या बुरा कमीन कहा जाता है। ये सारे शब्द प्रचलित, जैसे हमारे यहाँ शूद्र हैं या हरिजन हैं या फिर दलित हैं, या ऐसे जो सारे शब्द गांधी जी ने हरिजन शब्द दिया, जिनके कहिए कि जिनसे असहमति एक तरह से दलित विचारकों ने उसके खिलाफ काफ़ी जाहिर की। तो बुनियादी तौर पर मैं जो बात समझने की कोशिश आपके साथ आज के लेक्चर में करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो हमारा जो दलित का मसला है और जो दलित साहित्य हमारे सामने लिखा जा रहा है, उसकी संरचना में किस प्रकार की वैचारिक स्थितियों की भूमिका रही है। आप गौर करेंगे कि जिस हम दलित साहित्य पर काफ़ी बहस करते हैं आज, उसके पीछे दो स्थितियाँ बनी हुई है। एक, जब हम थोड़ा सा प्राचीन काल में ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी जाते हैं तो दो चीज़ें काफ़ी बड़े स्तर पर घटित हुई। एक तो बुद्ध के उदय के बाद हमारे सामाजिक स्थितियों में काफ़ी परिवर्तन हुआ। बुद्ध बार बार कहते थे कि यह संसार जो है दुखों का कारण है। और दुख के कारण क्या है? तो कहते थे दुख का कारण हमारा संग्रह वृत्ति है। हम चीज़ों का संचय करते रहते हैं, हम चीज़ें इकट्ठा करते हैं और उसको फिर हम बचा के रखना चाहते हैं। और जब चीज़ें बच नहीं पाती है और जब नष्ट होने लगती है तो कहा जाता है कि हमारे मन में दुख के भाव का उदय होता है। और वो बार बार कहते थे कि इससे मुक्ति के बहुत सारे रास्ते हैं। इसका मुक्ति का एक रास्ता यह है कि अपने मन में, जो कहते हैं अपदीप भव, मतलब अपने मन में एक दीप का प्रज्वलन करें। एक कहिए कि एक आत्मसम्मान, जिसको बार बार कहा जाता है कि अपने अंतरात्मा को जगाने की कोशिश करें, अपने अंदर उस ज्योति को जलाएं जो आपको एक तरह से इस दुख से बाहर लेकर के जाएं। और इसीलिए बुद्ध ने जब एक तरह से बाद में जब सारी व्यवस्थाएं की तो उसमें यह भी कहा कि जो भी बौद्ध होगा, जो बौद्ध भिक्षु होगा, वह एक तरह से संग्रह नहीं करेगा, संग्रह वृत्ति से बचने की उन्होंने सलाह दी। और इसीलिए कहा जाता है कि पूरी बुद्धिस्ट फिलॉसफी में भी बहुत सारे उसके मतलब नियम कानून हैं, बहुत सारे उसके वैचारिकताएं हैं। लेकिन जो दलित साहित्य पर जो असर दिखाई पड़ता है कि वह दुख जो खास करके मतलब बुद्ध ने एक बहुत मार्मिक कथन कहा था कि जन्म से कोई शूद्र नहीं होता है। और इसी तरह से उन्होंने कहा था कि जन्म से कोई ना ब्राह्मण होता है। वह कहते थे कि कर्म से ही आदमी ब्राह्मण होता है और कर्म से ही एक तरह से शूद्र होता है। जैसे उनका कथन था, न जच्चा वस्ल होती न जच्चा होती ब्राह्मणों। फिर कहते हैं कि कमना वस्ल होती, कमना होती ब्राह्मणों। मतलब हम जो कर्म करते हैं उसी से हम ब्राह्मण होते हैं, या उसी से हम एक तरह से मतलब नीचे या निम्न जाति में होते हैं, या नीचे हमारे संस्कार जो होते हैं वही हमें बनाते बिगाड़ते हैं। और इसीलिए बाद में भी आप देखेंगे कि कबीर भी जैसे संत कहते थे कि जो ज्ञानी महात्मा होते हैं, जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, उनकी जाति मत पूछिए, उनका ज्ञान पूछ लीजिए। जैसे जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। तो बुद्ध ने कहे कि एक ऐसी परंपरा का उदय किया या एक ऐसी परंपरा बनाई जहाँ पर एक तरह से जन्म से किसी के एक तरह से स्थान का निर्धारण नहीं होता था। और इसीलिए कहा जाता है कि भारतीय जो पूरा एक तरह से भारत का जो प्राचीन समाज का जो इतिहास है, वहाँ पर ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जहाँ पर इस तरह के वैचारिकताएँ दिखाई पड़ती हैं। एक नाटककार हैं अश्वघोष हैं, अश्वघोष भी बार बार इस बात की चर्चा करते थे। उनका एक किताब है वज्र सूची, वज्र सूची में भी इस बात की चर्चा होती है। वो बार बार एक तरह से इस जो एक तरह से हमारे सामाजिक जो वर्णों के उदय की जो कहानी है कि ब्राह्मण का जन्म मुख से होता है, क्षत्रियों का बाहु से होता है, और उदर से वैश्य का होता है, और जो शूद्र होते हैं उनका पैर से होता है। तो इस प्रकार की जो एक तरह से कहिए कि जो मतलब भ्रांतियाँ थी या किंवदंतियाँ थी उसके, या ऐसे जिस तरह के जो भी हम कहावतें कहें, मुहावरे कहें या लोकोक्तियाँ कहें,
ऐसे जितने तरह के भी मुहावरे लोकोक्तियाँ थी, उसका एक तरह से भारतीय समाज की परंपरा में बहुत सारे ऐसे संत महात्मा या ऋषि हुए, बुद्धिस्ट भी या बुद्ध भी थे, हमारे असघोष भी थे, इन लोगों ने ऐसी व्यवस्था का एक तरह से विरोध किया। और कहते हैं कि उसी के समानांतर ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में बौद्ध के उदय के आसपास या उसके दौर में ही मनुस्मृति की रचना होती है। और मनुस्मृति में एक तरह से इस वर्ण और जाति व्यवस्था को, जैसा कि आज के हमारे दलित विचारक या बहुत सारे प्रगतिशील विचारक भी कहते हैं, उसमें उसी सिस्टम को बनाए रखने की चेतना दिखाई पड़ती है। और बहुत सारे ऐसे मनुस्मृति में ऐसे श्लोक हैं जिनमें ऐसी चेतनाएं दिखाई पड़ती है कि दलित का ये कर्तव्य है, ब्राह्मण का यह कर्तव्य है। जैसे ब्राह्मण का काम है ज्ञान देना, क्षत्रिय का काम है रक्षा करना, और वैश्य का काम है एक तरह से पालन का, पशुपालन, ये सब कहीं के व्यापार करना, और एक तरह शूद्र जो काम है उनका काम है सेवा करना। तो ये जो सारे एक तरह से सामाजिक जो धारणाएं बनी थी एक तरह से भारतीय समाज में, ये एक तरह से ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी के बाद भी लगातार चलती रही, लगातार बहसें होती रही। और कहा जाता है कि मध्यकाल में भी आकर के उसको काफ़ी मतलब इस बीच बहुत सारी परंपराएं हैं, सिद्धों की परंपरा है, नाथों की परंपराएं हैं, जहाँ पर इन चीज़ों के प्रति एक तरह से क्वेश्चन या सवाल उठाया गया और सवाल पूछ करके एक तरह से इनको समझने की कोशिश की गई, इनको जानने की कोशिश की गई। आप गौर करेंगे इस पूरी प्रक्रिया में जो बात आपसे मैं कहना चाह रहा था कि कई बार हम लोग कहते हैं कि इस पूरी बहस में जो विचार होता है, जो बहसें होती है, इसमें यह देखने की कोशिश होती है कि आखिर मतलब ये जो पूरा का पूरा मतलब जो दलित क्रिएटिविटी है, जो दलित सृजनात्मकता है, इसको भी हमें एक तरह से 2-3 हिस्सों में बांट करके देखना चाहिए। कहा जाता है कि आधुनिक काल के पहले का जो एक तरह से जिस लेखन में दलित की उपस्थिति दिखाई पड़ती है, उसको हमारे आज के दलित जो लेखक हैं, विचारक हैं, उसको दलित साहित्य नहीं मानते हैं। और ऐसी परंपराओं में आप कह सकते हैं कि मतलब ज्योतिबा फूले की जब एक तरह से 1855 में जब उनकी किताबें आनी शुरू हुई, 1873 में उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की, या फिर गुलामगिरी जैसी किताबें आई, तो कहते हैं कि वहाँ से चीज़ें फिर बदलनी शुरू हुई। और उसके बाद फिर जब अंबेडकर का उदय हुआ 1920 के बाद, अंबेडकर ने जब काम करना शुरू किया, तो उसके बाद चीज़ें बिल्कुल बदल गई। और इसीलिए यह कहा जाता है कि पूरा का पूरा जो दलित लेखन है उसको या दलित जो विचारकीय उसको 3 तरह से समझने की कोशिश होती रही है। एक हमारे जो भारतीय प्राचीन जो एक तरह से विचारधाराओं में जो दलित सवाल को लेकर के जो उपस्थिति है वह थोड़ी दिखाई पड़ती है। और इसी तरह से आधुनिक काल में ज्योतिबा फूले के आने के बाद से जो परिवर्तन दिखाई पड़ता है। और फिर तीसरा जो मैं अंबेडकर के बाद की स्थितियों को देखने की कोशिश कर रहा था। अब एक हमारे सामने जो सबसे मुश्किल होती है, जटिल जो सवाल खड़े होते हैं कि भारतीय समाज तो आज भी वही है। आज भी जो भारतीय समाज है, जैसे उदाहरण के लिए कि जो आज भी हमारे समाज में जो वह सामाजिक व्यवस्था है वह समाप्त नहीं हुई है। आज भी ब्राह्मण हैं, आज भी क्षत्रिय हैं इस समाज में, आज भी वैश्य हैं, और आज भी एक तरह से शूद्र समाज या जो चौथा वर्ण है वह मौजूद दिखाई देता है। और इस हालत में एक तरह से जो पूरी हमारी मध्यकाल की जो मतलब परंपराएं हैं या प्राचीन परंपराएं हैं, क्या हम मान के चलें कि वे आज भी उसी रूप में मौजूद है या कुछ परिवर्तन हुआ है? कहा जाता है कि हर परंपरा का एक तरह से विरोध होता है, उसके प्रतिरोध की चेतनाएं पैदा होती है या उसके निर्माण की चेतनाएं हमारे सामने आती है। आप गौर करेंगे कि इस पूरी प्रक्रिया में जो मुझे बार बार लगता है कि एक तरह से जिसको लेकर के मैं आपसे कह रहा था कि जो तीन स्थितियाँ दिखाई पड़ती है, खास करके ज्योतिबा फूले के पहले, तो अगर हम रैदास के पूरे साहित्य को देखते हैं, संत रैदास को, तो संत रैदास बार बार एक तरह से कहते थे, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, या एक तरह से अपने नाम के आगे बार बार वो कहते थे कि रैदास एक तरह से एक जो जिस शब्द को आजकल उपयोग करना हम लोग वर्जित भी कहते हैं शूद्र की श्रेणी में, उस शूद्र शब्द का बार बार उपयोग करते थे और कहते थे कि मतलब वह कहने से मतलब एक तरह से उसका आत्महीनता या आत्म एक तरह से ग्लानि का बोध होता था। और इसीलिए बहुत सारे आज के जो दलित विचारक हैं, जब रैदास की चर्चा होती है, रैदास पर जो विचार होता है, तो बार बार इस बात की चर्चा करते हैं कि रैदास को हम मतलब उससे दलित साहित्य के एक तरह से लेखक के रूप में नहीं देख सकते हैं। और उसके पीछे जो बुनियादी कारण मुझे बार बार लगता है कि रैदास एक तरह से जिस तरीके से मतलब जो चीज़ों को रख रहे थे,
कहा जाता है कि जो मध्यकाल के बाद की जो परंपराएं हैं उसमें जो एक तरह से दलित सवाल जो दिखाई पड़ते हैं उसमें ये बार बार भारतीय समाज की जो व्यवस्था है जिसको हम लोग हिंदू समाज भी कहा जाता है, इस व्यवस्था में लोग कहते हैं कि वे एक तरह से स्पेस मांगने की कोशिश कर रहे थे कि हाँ, अगर हमारा ये पूरी सामाजिक व्यवस्था है तो इसमें हम एक तरह से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हैं, तो हमारे लिए भी एक ठीक ठाक स्पेस होना चाहिए, हमारे लिए भी एक खास चीज़ होनी चाहिए। और इसीलिए उस पूरी व्यवस्था में, उस पूरे सामाजिक एक तरह से चिंतन में यह चीज़ दिखाई पड़ती है। और रैदास के बारे में कहा जाता है, रैदास एक तरह से मतलब आप कह सकते हैं कि वो एक तरह से निर्गुण परंपरा के हैं, लेकिन वो ईश्वर की बात करते हैं और ईश्वर के साथ भी ईश्वर के यहाँ एक तरह से अपने स्थान की भी चर्चा करते हैं और फिर इस बात की चर्चा करते हैं जिस प्रभु जी की वे चर्चा करते हैं, जिस स्वामी की वे चर्चा करते हैं, वो स्वामी हो सकता है कि वो शिव भी हों, वह हो सकता है स्वामी एक तरह से विष्णु भी हों, या हो सकता है वह स्वामी कोई भी एक तरह से मतलब भारतीय समाज में जो मैथोलॉजी में जो हमारे देवता हैं या जो ईश्वर हैं वो कोई उसमें से कोई भी हो सकता है। और इसीलिए कहा जाता है कि इस पूरी प्रक्रिया में मतलब एक तरह से संत रैदास को लेकर के काफ़ी बहस होती है, काफ़ी विचार होता है और काफ़ी चर्चाएँ होती हैं। अब देखेंगे कि इसी प्रकार एक तरह से दो और हमारे आधुनिक काल में लेखक कवि हैं, खासकर जो दलित, जिनको दलित समाज का ही माना जाता है, उन दोनों के को लेकर के भी काफ़ी डिबेट होता है। जैसे आप देखेंगे कि 1910 के आसपास एक तरह से खास करके हिंदी में 1910 और 12 या 14 के बीच में दो आते हैं। एक स्वामी अच्युतानंद हरिहर हैं और दूसरे हीरा डोम हैं। हीरा डोम की कविता 1914 में सरस्वती पत्रिका के सितंबर अंक में छपी थी और उसी तरह से स्वामी अच्युतानंद हरिहर हैं, बिल्कुल अलग तरह से वो आदि हिंदू आंदोलन चलाते हैं और एक तरह से कहा जाता है कि 1910 से लेकर के 1930 के बीच एक तरह से जिस तरीके से वो एक तरह से दलित समाज के उत्थान के लिए काम करते हैं वह एक बड़ी पहल थी। और कहते हैं कि उत्तर भारत में खास करके हिंदी प्रदेश में जो एक खास तरह की जो दलित समाज के अंदर जो चेतना दिखाई पड़ती है, इस सामाजिक चेतना में जितनी बड़ी भूमिका गौतम बुद्ध या बुद्ध धर्म की है, उतनी ही बड़ी भूमिका एक तरह से सामाजिक रूप से गतिशील करने में स्वामी अच्युतानंद हरिहर की है। और अच्युतानंद हरिहर एक तरह से अपनी रचनाओं के जरिए एक तरह से या अपने विचारों के जरिए जिस आर्य समाज, आर्य हिंदू ये सब की चर्चा करते हैं, उस पूरी प्रक्रिया में कहीं ना कहीं एक तरह से वे एक तरह से जो भी यह सामाजिक दृष्टि से जो पिछड़ा हुआ समाज था, जो दलित समाज था, उसके आत्मसम्मान, उसके स्वाभिमान या उसके डिग्निटी को ऊपर ले जाने की बात करते हैं। तो आप देखेंगे कि आधुनिक काल में आकर के जो बड़ी बात जो दिखाई पड़ती इस पूरी प्रक्रिया में कि हमारे जो दलित विचारक हैं, जो दलित लेखक हैं या फिर इस तरह के जो भी लेखक हैं, चाहे हिंदी के दूसरे विचारक हैं, यशपाल भी हैं या राहुल सांकृत्यायन भी हैं, ये सारे के सारे लेखक एक तरह से दलित डिग्निटी के सवाल को, दलित या एक तरह से जो भी शोषित समाज है, उस शोषित समाज के आत्मसम्मान को एक तरह से उठाने की बात करते हैं, उसको आगे ले जाने की बात करते हैं। आप देखेंगे कि जो दूसरे दौर की मैं चर्चा कर रहा था आपसे कि मध्यकाल के बाद जब आधुनिक काल की शुरुआत होती है, और जाहिर है कि जब हम आधुनिक काल कहते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं ब्रिटिश राज भी है, अंग्रेजी राज भी है। और अंग्रेजी राज में एक तरह से कहा जाता है कि 1857 के पहले जो कंपनी का राज था, उस कंपनी के राज में भी बहुत सारे सामाजिक गतिशीलताएँ दिखाई दे रही थी। और उन गतिशीलताओं में जो सबसे बड़ी जो चेतना दिखाई पड़ रही थी कि धीरे धीरे हमारा समाज बदल रहा था। और ख़ास करके 1741 के बाद या 1757 में प्लासी का युद्ध होता है, 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, और फिर कहा जाता है कि 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस जिस तरीके से मतलब ज़मीन की एक तरह से ज़मींदारी प्रथा या रिफॉर्म्स करते हैं, भूमि का एक तरह से बंटवारा करके एक नई एक तरह से मतलब आर्थिक संपत्ति, आर्थिक उन्नति का एक तरह से एक तरह से विकास की प्रक्रियाएं शुरू करते हैं, उससे एक तरह से काफ़ी बड़ी हलचल मचती है। और कहा जाता है कि जो ज़मींदारी प्रथा शुरू होती है हिंदुस्तान में 1793 के बाद, एक तरह से धीरे धीरे उस व्यवस्था में भी एक तरह से ऐसा नहीं था कि दलितों की हालत बहुत अच्छी थी, बल्कि यह भी कहा जाता है कि जो ज़मींदार थे, जिनको हम सामंत भी कह सकते हैं, वे सारे के सारे ज़मींदार जिस तरीके से काम करते थे, जिसके पास ज़मीन होती थी, वह एक तरह से मतलब पूरे एक तरह से समाज को चलाता था। और कहते हैं कि आज़ादी के पहले पूरा भारत जो है गाँव का देश होता था,
वहाँ पर गांव ही एक तरह से मुख्य कारक होते थे और भारतीय समाज को एक तरह से गतिशील करने में उनकी बड़ी भूमिका थी। गांव का मतलब आप यह मान कर चले कि गांव हम गांव कहते हैं तो उस गांव की पूरी बनावट में संस्कृति की सबसे बड़ी भूमिका होती है। संस्कृति का संबंध किसी न किसी धर्म से होता है और भारत के जो अधिकांश गांव थे उन गांवों में एक तरह से वो हिंदू बहुल समाज के गांव थे और इसीलिए वहाँ पर हिंदू संस्कृति की बड़ी संख्या, बड़ी मात्रा दिखाई पड़ती है। इसका मतलब कि अगर हम भारत के गाँवों का सर्वे करें तो आप गौर करेंगे कि भारत के अधिकांश जो गांव हैं, 80% से अधिक जो गांव हैं, वे सारे के सारे गांव एक तरह से हिंदू समाज के गांव अगर हैं तो उस गांव में एक तरह से कहिए कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चारों कम्युनिटी, चारों सामाजिक समुदाय जरूर निवास करते हैं। और अगर ये चारों समुदाय हैं तो चारों के बीच काफ़ी मतलब उथल पुथल, एक आपसी संबंध, एक तरह संबंध या जो दूसरे रिश्ते कहते हैं वो सारे के सारे दिखाई पड़ते हैं। जो बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि जिस जमींदारी प्रथा की शुरुआत होती है एक तरह से 1793 के बाद हिंदुस्तान में, वह धीरे धीरे बढ़ती जाती है और बढ़ते बढ़ते एक तरह से 1857 में जब हिंदुस्तान पर एक तरह से अंग्रेजी राज की शुरुआत होती है और एक तरह से ब्रिटिश हुकूमत शुरू हो जाता है तो वहाँ से भी पूरी की पूरी वो व्यवस्था बनी रहती है। वह व्यवस्था कहा जाता है कि आज़ादी के बाद, देश की आज़ादी के बाद भी बनी रहती है। लेकिन फ़र्क क्या पड़ता है, इसको भी दो तरीके से समझने की ज़रूरत है और मुझे बार बार लगता है कि इसको समझे बिना जो हमारा दलित लेखन के जो सवाल हैं, आप गौर करेंगे कि एक छोटी सी कहानी उठा लीजिए, ओम प्रकाश वाल्मीकि की सलाम कहानी है। सलाम कहानी में एक तरह से कहानी वहाँ आकर के समाप्त होती है कि एक गांव में परंपरा थी कि जो भी दलित समाज का युवक जब विवाह करके आता था अपनी नई पत्नी को लेकर के, तो उसका काम था कि अपनी नई पत्नी, नई नवेली दुल्हन के साथ गांव के जितने भी बड़े समाज के लोग थे, चाहे ब्राह्मण हो चाहे क्षत्रिय हो, उस सबके दरवाजे पर एक तरह से वो सलामी के लिए जाता था। मतलब जो ठाकुर होते थे या जो ब्राह्मण होते थे उनके यहाँ नमस्ते या सलाम करने जाता था, फिर उसको कुछ नेग उग मिलता था। यह सलामी की प्रथा हिंदुस्तान के लगभग सभी गाँव में मौजूद थी और इसी पर ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी जो सलाम है, इस कहानी में वाल्मीकि जी लिखते हैं कि जब वो दलित समाज का लड़का पढ़ लिख करके जब थोड़ा सा गांव आता है और गांव में शादी करता है और शादी के बाद जब उससे कहा जाता है कि सलामी के लिए अब उसे ब्राह्मण और ठाकुरों के घर जाना है, तो वह कहता है कि मैं सलामी लेने नहीं जाऊंगा या सलामी देने नहीं जाऊंगा। और कहानी यहीं पर आकर के समाप्त होती है। उसके बाद गांव में काफ़ी हलचल होती है कि ये दलित समाज का लड़का सलामी देने नहीं आ रहा है। तो यह कहानी, यह मान कर मत चलिए कि कहानी आज, हो सकता है कहानी आज भी घटित हो रही है, लेकिन इसकी पूरी की पूरी परंपरा हिंदुस्तान में जो भारतीय समाज में वो सदियों से चली आ रही है। और सदियों का मतलब कि जब से वर्ण और जाति वाली हमारी समाजी व्यवस्था है तब से चली आ रही है। और इसीलिए कहा जाता है कि हिंदुस्तान की जो पूरी हकीकत हमारे सामने है, भारत की जो है, यह एक तरह से कहते हैं कि कंपनी राज में थोड़ा सा कम हुआ, अंग्रेजी राज में और कम हुआ। लेकिन मुझे बार बार लगता है कि जिस हम कमी की चर्चा करते हैं उसका एक अलग रूप हो सकता है, लेकिन यह परंपराएं समाप्त नहीं हुई। अगर परंपराएं समाप्त हो गई होती तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जो कहानी 1990 के बाद सलाम कहानी लिख रहे हैं, हो सकता है यह कहानी वो नहीं लिखते, क्योंकि हो सकता है कि आज भी किसी गाँव में, जिस गाँव के हो सकता है वाल्मीकि जी रहने वाले थे, या जिस गांव, जहां उनका गांव था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो इलाका था, देहरादून में रहते थे वे, तो हो सकता है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि ने आज भी किसी गांव में यह परंपरा देखी होगी और उस परंपरा को लेकर के उन्होंने ऐसी कहानी लिखने की बात की। इसका मतलब कि यह जिस बात को मैं इशारा करके कहना चाह रहा था कि 1857 के बाद भी एक तरह से हिंदुस्तान में बहुत तब्दीलियां नहीं आई थी और एक तरह से कहते हैं कि ज्योतिबा फुले की चर्चा आज बहुत सारे, मतलब जो अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं, अंबेडकर पर हम थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे कि अंबेडकर के मानने वाले लोग हैं, ज्योतिबा फुले की चर्चा वे करना धीरे धीरे बंद कर रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र में आज भी एक कहिए कि लेखकों का समाज है। मैं दो लेखक की चर्चा करना चाहूँगा। शरण कुमार लिम्बाले, वो दलित समाज के हैं, और लक्ष्मण गायकवाड़ जो पिछड़े हुए समाज के हैं। ये दोनों समाज के लोग जो हैं, जैसे लिम्बाले की जो सबसे चर्चित आत्मकथा है अकरमाशी, या लक्ष्मण गायकवाड़ की जो सबसे चर्चित किताब है उचक्का, जिसको उठाईगिरी भी कहते हैं, तो ये दोनों लेखक दो समाज से हैं और दोनों के बीच काफ़ी एकता है। और इसीलिए महाराष्ट्र में लेखकों का एक बड़ा तबका ऐसा है जो दलित और पिछड़े समाज की एकता की बात करता है और बहुजन साहित्य जैसी धारणाएं लेकर के सामने आ रहा है। तो मैं कह रहा था कि ज्योतिबा फुले एक तरह से इसी पिछड़े हुए समाज से आते थे
और एक तरह से कहते हैं कि उनकी पत्नी ने 1848 में पूना के पास एक बुधवार पेट नाम की जगह थी, वहाँ पर लड़कियों के लिए स्कूल की शुरुआत की। और कहा जाता है कि ये पहला एक तरह से इस तरह की कोशिश थी, मतलब खास करके जिसमें लड़कियां स्कूल आएँ। और उसके बाद ज्योतिबा फूले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले, ये दोनों जो दंपति थे लगातार एक तरह से ऐसे पिछड़े हुए समाज के उत्थान के लिए काम करते, जिसमें पिछड़े समाज के लोग थे, दलित समाज के लोग थे, जो महाराष्ट्र में एक तरह से काफ़ी दबे और कुचले हुए थे, और उनको उठाने का काम करते। यहाँ तक कि सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले कई ऐसे आश्रम बनाते हैं जहाँ पर समाज से निकाली हुई स्त्रियाँ या ऐसे लवारिश या अपाहिज लोग आकर के वहाँ आश्रय लेते थे, अपने को आगे बढ़ाने की कोशिश करते थे। मैं कह रहा था कि साहित्य कभी भी सामाजिक एक तरह से निर्मितियों से अलग नहीं होता है। अगर आज के दलित साहित्य को आप ध्यान से पढ़ें तो जो सारी बातें हम आपसे चर्चा करें, उनका किसी न किसी रूप में दलित साहित्य में उपस्थिति दिखाई पड़ती है। और फिर यह भी समझने की कोशिश करना चाहिए कि दो किताब उनकी दिखाई पड़ती है ज्योतिबा फूले की। वैसे उन्होंने बहुत सारा लिखा, लेकिन उसमें उनका नाटक एक 1855 में तृतीय रत्न करके आया। और फिर जो दूसरी जो सबसे कहा जाता है कि चर्चित किताब उनकी है 1873 में जो गुलामगिरी छपती है। आज भी बहुत सारे ऐसे दलित विचारक हैं, चाहे कांचा लाहिया हों या अम्बेडकर भी फूले को अपना गुरु मानते थे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, यहाँ तक कि हिंदी के जो बहुत सारे जो प्रगतिशील लेखक हैं, चाहे प्रोफेसर नामवर सिंह हों, चाहे मैनेजर पांडे हों, चाहे विश्वनाथ त्रिपाठी हों, चाहे ऐसे तमाम निर्मला जैन, ऐसे तमाम लोग हैं, ये सारे के सारे लोग मानते हैं कि ज्योतिबा फूले ने जो एक तरह से काम किया 1857 के बाद, और ख़ास तौर से उनकी जो गुलामगिरी जो किताब है, इसके बारे में कहा जाता है कि यह एक तरह से दलित समाज का एक तरह से घोषणा पत्र की तरह है, जिसको हम सामाजिक दस्तावेज कहते हैं, सोशल डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। अगर गुलामगिरी को आप पढ़ेंगे तो एक तरह से यहाँ पर दिखाई पड़ेगा आखिर क्या है। जैसे उदाहरण के लिए कुछ हिस्सा में गुलामगिरी का आपके सामने पढ़ना चाहूँगा कि जैसे एक तरह से गुलामगिरी में इस बात की चर्चा करते हैं फूले कि भारतीय समाज में एक तरह से दलित की दुर्दशा का कारण क्या है। तो फूले बहुत साफ कहते हैं, वो यही नहीं कहते कि ब्राह्मण कहते हैं, वो कहते हैं कि जो ब्राह्मणवाद है वह एक तरह से भारतीय समाज में दलितों की दुर्दशा का सबसे बड़ा कारण है। और हमें इस बात को बार बार ध्यान रखना चाहिए कि ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद में फ़र्क है। ब्राह्मणवाद पूरा का पूरा एक सिस्टम है। ब्राह्मण वैसे ही एक सामान्य मनुष्य जैसा कि दूसरे मनुष्य होते हैं, चाहे वो क्षत्रिय हो, वैश्य, शूद्र, जैसे आमतौर से हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैसे सामान्य लोग वहीं वह भी होते हैं। लेकिन जो ही अगर कोई विचारक ब्राह्मणिज्म कहता है या ब्राह्मणवाद कहता है, उसका अर्थ यह होता है वह एक ऐसे सिस्टम की चर्चा कर रहा है जो सिस्टम भारत की वर्ण और जाति व्यवस्था को मानता है, जो मानता है कि ब्राह्मण एक कौम है, एक वर्ण है, वैसे ही क्षत्रिय एक वर्ण है, वैसे ही वैश्य एक वर्ण है, एक दलित भी वर्ण है, और वह कहीं ना कहीं उसको बनाए रखना चाहता है। और इसीलिए ज्योतिबा फूले कहते हैं कि यह जो ब्राह्मणवाद है, जो लोग इस सिस्टम को बनाए रखना चाहते हैं, वे एक तरह से भारतीय समाज में दलितों की दुर्दशा के सबसे बड़ा कारण है। और इसीलिए कहा जाता है कि दलित समाज का जो पहला जो एक तरह से संघर्ष होता है इसी ब्राह्मणवाद के साथ होता है। और यह भी कहा जाता है कि दलित साहित्य का अगर आप कहेंगे कि केंद्रीय कथ्य क्या है, तो हम बेझिझक कहेंगे कि दलित साहित्य का जो केंद्रीय कथ्य है, जो केंद्रीय कथानक है, इसी ब्राह्मणिज्म या ब्राह्मणवाद के खिलाफ है। उसके हर एक मतलब पंक्ति में, हर एक लाइन में एक तरह से इसी ब्राह्मणवाद के खिलाफ पहल दिखाई पड़ती है, जिस पर हम आपसे बाद में विस्तार से बात करेंगे। और जैसे मैंने सलामी कहानी की चर्चा की वाल्मीकि जी की, तो सलामी लेने जाना भी एक तरह से इसी ब्राह्मणवाद का एक तरह से एक खास मतलब व्यवस्था, एक खास पहल है। आप गौर करेंगे कि जो आपसे कह रहा था कि आखिर गुलामगिरी में फूले ने ऐसे क्या लिखा जिसको लेकर के उसे दलित समाज का घोषणा पत्र कहा गया। कुछ हिस्सा मैं आपके सामने रखूंगा, तब आपको यह बात समझ में आएगी। और इसको बिना समझे आधुनिक जो दलित साहित्य हमारे सामने दलित राइटिंग है, उसको समझना बहुत मुश्किल काम है। सुनिएगा, फूले कहते हैं कि वास्तव में हर दृष्टि से सोचने के बाद हम इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि ब्राह्मण लोग समुद्र पार जो ईरान नामक देश है वहाँ के मूल निवासी हैं। पहले ज़माने में ईरानी या आर्य कहा जाता था। आगे लिखते हैं कि आखिर इन आर्यों ने भारत में आकर क्या किया। तो फूले कहते हैं कि इन आर्यों ने भारत में आकर के वह काम किया जो एक तरह से मतलब जिसे बहुत अच्छा नहीं माना जा सकता। देखिए, कहते हैं ये, यहाँ के मूल निवासी राजाओं के प्रदेशों पर बार बार हमला करके
करके बड़ा आतंक फैलाया। फिर कहते हैं कि ब्रह्मा ने अपने काल में यहाँ के हमारे आदि पूर्वजों को अपने बर्बर हमलों में पराजित कर उन्हें अपना गुलाम बनाया। बाद में उसने अपने लोग और इन गुलामों में हमेशा हमेशा के लिए भेदभाव बना रहे, इसलिए कई प्रकार के नीति नियम बनाए। इन सभी घटनाओं की वजह से मृत्यु के बाद आर्य लोगों का मूल नाम अपने आप लुप्त हो गया और उनका नया नाम पड़ा गया ब्राह्मण। आगे लिखते हैं, फिर मनु महाराज जैसे अधिकारी हुए, पहले से बने हुए और अपने बनाए हुए नीति नियमों का क्षय बाद में भी कोई कर नहीं पाए। इस डर की वजह से उसने ब्रह्मा के बारे में नई नई तरह की कल्पनाएं फैलाई। फिर उसने इस तरह के विचार उन गुलाम लोगों के दिलो दिमाग में ठूस ठूस कर भर दिए कि ये बात ईश्वर की इच्छा से हुई है। और फिर आखिरी में इस बात की चर्चा करते हैं ज्योतिबा फूले कि सैकड़ों साल से आज तक शूद्रादि अतिशूद्र, जिसको अछूत कहते हैं, समाज जब से इस देश में ब्राह्मणों की सत्ता कायम हुई तब से लगातार जुल्म और शोषण का शिकार है। ये लोग अपने आप को ब्राह्मण पंडा पुरोहित की जुल्म ज्यादतियों से कैसे मुक्त कर सकते हैं, यही आज हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। तो आप गौर करेंगे कि इस पूरी प्रक्रिया में फूले जो सबसे बड़ा सवाल कहते हैं कि दलित समाज तभी एक तरह से मुक्त हो सकता है जब वो ब्राह्मणवाद से मुक्त हो। और फिर जाहिर है कि ये सवाल आज भी हमारे दलित क्रिटिक्स या दलित विचारक या जो भी गैर दलित हैं और दलित सवाल से लगातार वो संघर्ष करते हैं, लगातार विमर्श करते हैं, ये बार बार ये सवाल पूछते हैं कि क्या आज भी हमारा समाज इस ब्राह्मणवाद से मुक्त हो गया है, या हम आज भी उस ब्राह्मणवादी व्यवस्था के शिकार हैं जहाँ पर हम एक मनुष्य और दूसरे मनुष्य के बीच भेद करते हैं। और यह भेद एक ऐसी चीज़ है जो एक कहा जाता है कि जो एक तरह से मतलब बहुत जिसके चलते काफ़ी दिक्कतें होती है। और यही काम फूले के बाद एक तरह से कहिए कि अच्युतानंद हरिहर 1910-12 के आसपास बहुत मतलब सामाजिक क्रांति फैला करके आंदोलन करके पूरे उत्तर प्रदेश, कहा जाता है उत्तर प्रदेश का जो बहुत सारा इलाका था, खास करके मतलब अलीगढ़ के बाद से लेकर के आप गोरखपुर तक चले जाएं, इस पूरे इलाके में जिस तरीके से वे काम करते हैं, आप कह सकते हैं ये भूमि जो पूरी की पूरी रही है, ये कबीर की भूमि रही है या तुलसीदास की भूमि रही है। और ये सारे के सारे लेखक तुलसीदास पर आज कई तरह से आरोप भी लगते हैं, लेकिन तुलसीदास के बारे में जब आप उनकी जीवनी को पढ़ेंगे तो तुलसीदास कहा जाता है कि वे भी अपने समय में उस ब्राह्मणवाद के शिकार हुए थे और वह भी उनकी भी वही हालत थी कि पंडितों के साथ वो एक तरह से मठों में नहीं रहते थे, पंडितों के साथ वो मंदिरों में नहीं रहते थे, बल्कि काशी में वो सामान्य जो जुलाहे थे, जो एक तरह से वहाँ के धोबी थे, उनके साथ मछुआरों के साथ वो घाट पर रहते थे, वहीं पर रहकर उन्होंने रामचरितमानस की रचना की। तो जो बात मैं आपके साथ में कहना चाह रहा हूँ कि इस पूरी प्रक्रिया में खास तौर से मतलब दलित साहित्य की जो वैचारिकी है उसकी विचारधारा को बनाने में मतलब मनुस्मृति की, बौद्ध धर्म की या फिर एक तरह से ज्योतिबा फूले की बड़ी भूमिका रही है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में जब आप आगे आते हैं, आज ये सबसे बड़ा डिबेट है कि जो दलित साहित्य है उस पर फूले का विचार है या फिर अंबेडकर का विचार है, और वो फूले के विचार से चलता है या अंबेडकर के विचार से चलता है। ये लड़ाई थोड़ी सी है, दलित लेखकों के बीच भी है और गैर दलितों के बीच भी है, और इसको लेकर के काफ़ी बहस होती है। और अब तो दलित लेखकों का एक बड़ा खेमा ऐसा है जो अपने को काफ़ी मतलब प्रोग्रेसिव भी मानता है, वह कहता है कि वही दलित साहित्य है जिस पर अंबेडकर का प्रभाव है, जो अंबेडकरवाद से प्रभावित है या जो अंबेडकर के विचारों से जो रचा गया है वही एक तरह से दलित साहित्य है। आप गौर करेंगे कि इस दलित साहित्य की जो पूरी वैचारिकी है, अगर इसको हम साहित्य और सामाजिक स्थितियों से जोड़ें तो आखिर कैसा दिखाई पड़ता है। अंबेडकर आधुनिक भारत के बहुत बड़े मतलब क्रिटिक भी हैं और एक तरह से कहा जाता है कि मतलब चिंतक भी हैं। वे जितना गहराई के साथ एक तरह से कहा जाता है कि भारतीय समाज की परंपराओं की आलोचना करते हैं और बार बार सवाल उठाते हैं, वे कई बार बहुत सारे ऐसे विकल्प भी देते हैं और उन विकल्पों में बहुत सारे विकल्प हैं। और मैं यह भी मानकर चलता हूं कि अंबेडकर ने जो एक तरह से काम किया या उसके समानांतर गांधी जी ने जो एक तरह से इस भारतीय समाज की जो व्यवस्था थी हिंदू समाज की, उसको सुधारने की कोशिश की। जैसे गांधी भी बार बार एक तरह से जब हरिजन शब्द की चर्चा करते थे तो वो मान के चलते थे कि सारे के सारे लोग इसी हरि या इसी ईश्वर की संतान हैं और सब बराबर हैं। और गांधी बार बार हिंदू समाज के सुधार की बात करते थे।
अछूतपन या अस्पृश्यता को हटाने की बात करते थे। लेकिन फिर लोगों ने कहा, दलित विचारकों ने, कि सिर्फ इसको हटाने से दलित समाज में कोई सुधार आने वाला नहीं है। और उसके बाद जो चीज़ अम्बेडकर की जो सबसे बड़ी भूमिका है, जिसके चलते कहा जाता है कि अम्बेडकर जो क्रांतिकारी विचार हैं कि वे सीधे कहते हैं कि इस व्यवस्था को बदलने की ज़रूरत है। जैसे मार्क्सवाद में कहा जाता है कि कहीं ना कहीं एक तरह से सत्ता जब बदलेगी तभी आम आदमी की हालत में सुधार आएगा। वैसे अम्बेडकर कहते हैं कि जब तक ये हिंदू समाज की व्यवस्था है, अगर इस व्यवस्था को नहीं बदला गया तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। और अम्बेडकर के बारे में कहा जाता है कि अम्बेडकर बहुत साफ कहते थे इस जात के बारे में। उनका एक स्टेटमेंट मैं रखूंगा आपके सामने। अम्बेडकर इस वक्तव्य में लिखते हैं कि जातियां एक संग भी नहीं बनती, कोई भी जाति दूसरी जाति से जुड़ने की भावना भी नहीं रखती, सिर्फ हिंदू मुस्लिम दंगे के समय आपस में जुड़ती हैं। अन्य अवसरों पर हुए जाति अपने को अलग रखने का प्रयत्न करती है और अपनी विशेषता बनाए रखने के लिए प्रयत्नशील रहती है। प्रत्येक जाति केवल आपस में भोजन व विवाह करती है, मतलब ब्राह्मण ब्राह्मण के बीच करेगा, क्षत्रिय क्षत्रिय के बीच करेगा, या वैश्य वैश्य के, शूद्र शूद्र के बीच। वहीं अम्बेडकर कहते हैं कि जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है, इसमें प्रत्येक जाति केवल आपस में भोजन और विवाह करती है, यहाँ तक कि प्रत्येक जाति की अपनी पोशाक होती है। वर्ण भारत के नर नारियों द्वारा पहनी जाने वाली असंख्य प्रकार की पोशाकों का क्या अर्थ हो सकता है, जिसमें पर्यटकों का खासा मनोरंजन होता है। वास्तव में आदर्श हिंदू बिल में रहने वाले उस चूहे की तरह है जो अन्य लोगों से संपर्क में नहीं आना चाहता। हिंदुओं में सामूहिक चेतना की भारी कमी पाई जाती है। यही कारण है कि यह कहीं नहीं कहा जा सकता है कि वह समाज एक राष्ट्र बनाती है। अब ये अम्बेडकर अगर ये कहते हैं तो इसका अर्थ क्या है? और अम्बेडकर के इस कथन को अगर आप थोड़ा सा और अगर खोलना चाहेंगे तो अम्बेडकर की कुछ कविताएं के एक अंश में आपके सामने रखूंगा, जिससे पता चलता है कि अम्बेडकर का क्यों इतना अधिक प्रभाव है आज के दलित लेखन पर, आज का दलित साहित्य क्यों उनसे इतना प्रभावित दिखाई पड़ता है। मैं उद्धृत कर रहा हूँ अम्बेडकर की जो कविताएं हैं, जो कविता है। अम्बेडकर लिखते हैं, एक सवर्ण हमेशा सवर्ण रहता है, एक अछूत हमेशा अछूत रहता है, एक ब्राह्मण हमेशा ब्राह्मण रहता है, एक भंगी हमेशा भंगी रहता है। वे ऊंचे रहते हैं, वे ऊंचे पैदा होते हैं, वे नीचे रहते हैं जो नीचे पैदा होते हैं। भाग्य के कठोर नियम पर खड़ी है यह व्यवस्था अपरिवर्तनीय, इसलिए व्यक्ति की योग्यता निरर्थक है। नीतिवान अछूत भी नीचा है अहीन सवर्ण से, धनवान अछूत भी नीचा होता है धनहीन सवर्ण से। अगर अम्बेडकर की ऊपर की जो मैंने पंक्तियां पढ़ी आपके सामने जाति व्यवस्था को लेकर के, और नीचे की जो कविता की पंक्ति पढ़ें तो अम्बेडकर बहुत साफ कुछ चीज़ें आपके सामने रखते हैं। अम्बेडकर बहुत साफ कहते हैं कि जो भारतीय समाज की जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था में पूरे चार एक तरह से वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और कहते हैं कि ये चारों के चारों जो वर्ण है चार माले की तरह हैं। जैसे एक इमारत में चार माले होते हैं, जैसे चौथी मंजिल, तीसरी मंजिल, दूसरी मंजिल और पहली मंजिल, या आप कह सकते हैं कि ज़मीन पर पहली मंजिल होती है, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी। वो कहते हैं कि ठीक इसी माले की तरह भारतीय समाज की व्यवस्था है। अम्बेडकर जिस बात की तरफ इशारा करते हैं, जो सबसे गहराई के साथ विचार करने की मांग करती है, अम्बेडकर कहते हैं कि जो हमारी इमारतें होती हैं, उन इमारतों में एक माले से दूसरे माले में जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी होती है। जैसे अगर आप पहली मंजिल पर हैं तो दूसरी मंजिल पर जाने के लिए सीढ़ी होती है, फिर दूसरी से तीसरी पर जाने के लिए सीढ़ी है, फिर तीसरी से चौथी पर जाने के लिए होती है। लेकिन कहते हैं कि हमारी जो वर्ण व्यवस्था है, इसमें एक वर्ण से दूसरे वर्ण में जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, कोई सीढ़ी नहीं है। फिर ऐसी सामाजिक व्यवस्था हमारे किस काम की है, जिसमें एक वर्ण के लोग दूसरे वर्ण में नहीं जा सकते हैं, दूसरे वर्ण के लोग तीसरे वर्ण में नहीं, मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं बन सकता है, क्षत्रिय वैश्य नहीं बन सकता है, वैश्य शूद्र नहीं बन सकता, फिर शूद्र वैश्य ब्राह्मण नहीं बन सकता है, और फिर ब्राह्मण क्षत्रिय। ये पूरा जो एक तरह से कहा जाता है कि जिस समाज में जितनी आवाजाही होती है वह समाज उतना ही प्रगतिशील होता है। और भारतीय समाज के बारे में कहा जाता है कि भारतीय समाज की जो सबसे बड़ी मुश्किल है कि इस समाज में एक तरह से मतलब कोई गतिशीलता नहीं, कोई आवाजाही नहीं है। और इसीलिए अम्बेडकर बार बार मतलब बहुत सारा अम्बेडकर को लेकर के बहसें होती है।
बहुत सारे बिल को लेकर के हिंदू कोड बिल से लेकर सारी चीज़ों को लेकर के होती है। लेकिन आप गौर करिएगा, जिस मैंने अपनी इस पूरी आइडियोलॉजी में बौद्ध धर्म की शुरुआत की थी कि अम्बेडकर जब 1956 में अम्बेडकर कहते हैं, कहा जाता है अम्बेडकर के बारे में कहा जाता है कि जब उनको लगता है कि इस हिंदू समाज में उनके लिए कोई जगह नहीं बन पा रही है, तो अम्बेडकर 1956 में एक तरह से कहते हैं कि अपने 3,80,000 समर्थकों के साथ हिंदू धर्म छोड़ करके बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेते हैं 1956 में। और अम्बेडकर जो हिंदू जन्म लिए थे वो बार बार कहते थे कि ठीक है, जन्म लेना मेरे वश में नहीं था, लेकिन मृत्यु तो मेरे वश में है कि मृत्यु में किस समाज में लूँ, किस धर्म में लूँ। और अम्बेडकर एक तरह से बौद्ध धर्म में अपने पूरे समर्थकों के साथ तब्दील हो जाते हैं और फिर उसका जो गहरा असर पूरे महाराष्ट्र पर पड़ता है, पूरे हिंदुस्तान पर, उसकी कल्पना करना बहुत मुश्किल है। आप कल्पना करिए कि उसके बाद 1960 के बाद महाराष्ट्र में जो दलित आंदोलन शुरू होता है, अस्मिता दर्श जैसी पत्रिकाएं आती हैं, दलित पैंथर का निर्माण होता है जिसमें नामदेव ढसाल हैं या ऐसे बहुत सारे लेखक हैं, नामदेव ढसाल से लेकर के दया पवार जैसे लेखक थे। ये सारे के सारे लेखक जो पॉलिटिकल एक तरह से एक्टिविस्ट थे। आप गौर करेंगे कि जिस हम कांशीराम की चर्चा करते हैं, कांशीराम भी एक तरह से उसी 8वें दशक में कांशीराम ने एक तरह से, उनको बार बार लग रहा था कि एक अधिकारी होते हुए भी उनके साथ वही बर्ताव हो रहा है जो एक तरह से जो नहीं होना चाहिए। वे तो मतलब काफ़ी बड़े अधिकारी थे, लेकिन उनके साथ भी अधिकारी जैसा नहीं बल्कि उनके कलीग्स उनके साथ दलित की तरह व्यवहार करते थे। और कांशीराम को लगता था कि ये कैसा समाज है जिसमें हम लोग रह रहे हैं। अम्बेडकर भी इसका महसूस करते थे कि एक कैसा समाज है जिसमें हम लोग रह रहे हैं, और जिसका नतीजा था कि एक तरह से कांशीराम भी एक तरह से फिर अपनी सरकारी नौकरी छोड़ते हैं और वामसेप जैसी पार्टी का गठन करते हैं। और फिर धीरे धीरे उनकी पार्टी यूपी में बाद के दिनों में मायावती जब आती तो सरकार बनती है। मैं जो बातें आपसे कहना चाह रहा हूँ कि पूरे के पूरे इस दलित जो साहित्य हमें दिखाई पड़ता है, दलित साहित्य इनसे परे नहीं है, कहीं ना कहीं दलित साहित्य इनके परे है। अब इसमें जो बुनियादी जो बात मुझे बार बार दो चीज़ें प्रभावित करती है, जो दो चीज़ें समझने की मैं चेष्टा करता हूँ बार बार इस पूरे प्रोसेस में, कि जो हमारा एकेडमिक्स है, जिसको हम लोग बुद्धिजीवी तबका कहते हैं, जो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस से जुड़ा हुआ है, उसने इन चीज़ों को कैसे लिया, कैसे इसको महसूस करता है, कैसे इसको ग्रहण करता है। मैं संक्षेप में 2-3 बातें बता करके फिर मैं आगे आपसे और बातचीत करना चाहूँगा। इस पूरी प्रक्रिया में कई बार जब सारी बहसें होती हैं तो कहा जाता है कि हमारे बहुत सारे जो समाज शास्त्री हैं या फिर हमारे जो दलित विचारक हैं या फिर जो दूसरे प्रगतिशील विचारक हैं, 2-3 चीज़ों को छोड़ देते हैं। आप गौर करिए कि जो पूरी हमारा आज जो मतलब दिखाई पड़ता है कि आज पूरे भारत में जातियों में बटा हुआ है, वर्णों में बटा हुआ है, क्षेत्र में बटा हुआ है, मतलब इतने बंटवारे हिंदुस्तान के आज हो चुके हैं कि उसको संभालना किसी के लिए बहुत मुश्किल काम है। एक सरकार, एक ऐसा नेता जो पूरे सबको एक साथ बांध सके, एक बड़ी मुश्किल काम है। इसको थोड़ा सा समझना हो तो इसके पीछे भी हमें थोड़ा सा और जाना पड़ेगा। ये सारी जो चीज़ें मैं चर्चा आपसे हो रही थी, ये वैचारिकताएँ जो सहज भाव से भारतीय समाज की प्रक्रिया को देखते हुए विकसित हो रही थी। लेकिन थोड़ी कल्पना करिए कि हमारा जो एकेडमिक्स है, जो यूनिवर्सिटी सिस्टम है, उसमें क्या हो रहा था। आप देखेंगे कि 1914 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी में समाजशास्त्र का डिपार्टमेंट खुलता है और उसमें जो हमारे 5-6 जो अध्यापक हैं, सर आशुतोष मुखर्जी, विनय कुमार सरकार, राधा कमल मुखर्जी, DN मजूमदार, DP मुखर्जी और NK बोस। इसमें से राधा कमल मुखर्जी और DP मुखर्जी की 2 किताबों की मैं चर्चा नाम लेकर के आगे बढ़ूंगा, उससे आपको बहुत सारा संकेत मिलेगा। जैसे राधा कमल मुखर्जी की किताब है द कॉस्मेटिक आर्ट ऑफ इंडिया। इसमें ये एक तरह से भारतीय समाज में जो एक तरह से जो आर्ट है, जिसे हम सृजनात्मक अभिव्यक्ति करते हैं कला की, उसको समझने की कोशिश करते हैं। और एक तरह से DP मुखर्जी की जो किताब है सोशियोलॉजी ऑफ इंडियन लिटरेचर, इसमें भी एक अलग तरीके से वो सारा क्रिएटिविटी को समझने की कोशिश करते हैं। ये जो समाजशास्त्री हैं, और इसी के समानांतर 1921 में फिर लखनऊ में भी समाजशास्त्र का स्कूल खुलता है, जिसमें BN सील जैसे लोग थे और बाद में आशुतोष मुखर्जी और राधा कमल मुखर्जी भी उससे जुड़ते हैं। ये जो हमारे जो भारतीय समाजशास्त्र के जो समाजशास्त्री थे, कलकत्ता स्कूल के और लखनऊ स्कूल के, इन लोगों ने एक तरह से भारतीय समाज को समझने के लिए कुछ टूल्स का विकास किया। जैसे हम भारत को कैसे समझ सकते हैं, तो ये जो समाजशास्त्र का जो लखनऊ स्कूल था, जो कलकत्ता स्कूल था, ये कहते थे कि भारत को समझने के लिए भारत के संगीत को समझना बहुत ज़रूरी है, भारत के नृत्य को समझना ज़रूरी है,
जैसे म्यूज़िक को या डांस को, या इसी तरह से भारत की जो मूर्ति कलाएं हैं उसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। या इसी तरीके से कहते थे कि जो स्थापत्य कला, जो आर्किटेक्ट है भारत का, कैसे हम घर बनाते हैं, झोपड़ी बनाते हैं, महल बनाते हैं, तो ये भी समझने की ज़रूरत है। और इसी तरह से कहते थे कि हमारे समाज में बहुत सारे मिथक हैं, माइथोलॉजी की तरफ फैले हुए हैं, जैसे राम का मिथ है, या कृष्ण का मिथ है, या शिव का मिथ है, या गणेश का मिथ है, या फिर ऐसे बहुत सारे जो मिथ हैं। तो इन मिथकों को भी समझने की ज़रूरत है। और इसी के साथ साथ जिस छठी चीज़ पर ये लोग जोर देते थे, वह कहते थे कि फिर हमें साहित्य समझने की भी ज़रूरत है। इसका मतलब कि ये सारे समाजशास्त्री भारत को समझने के लिए एक तरह से यहाँ की जो भी क्रिएटिविटी थी, जो आर्ट था, जो लिटरेचर था, उसके जरिए भारत को समझने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ठीक उसके समानांतर कहा जाता है कि 1919 में बम्बई विश्वविद्यालय में, जिसको हम मुंबई यूनिवर्सिटी आज कहते हैं, वहाँ पर समाजशास्त्र का स्कूल खुला। आप कह सकते हैं कि जो पहला, जो हमने कलकत्ता लखनऊ स्कूल की चर्चा की, ये भारतीय समाज को समझने की वह पारंपरिक दृष्टि थी जो काफ़ी आधुनिक थी, और वो भारतीय दृष्टि थी जिसके जरिए भारत को समझने की कोशिश हो रही थी। लेकिन 1919 में जब बम्बई का समाजशास्त्र स्कूल खुला, तो वहाँ पर जो 4 समाजशास्त्री थे जो माने जाते हैं उस स्कूल के, बम्बई स्कूल के, जिसमें एक तो पहले तो सर पैट्रिक ग्रिट्स थे, जिन्होंने पूरे सोशियोलॉजी का पाठ्यक्रम बनाया। और इसी तरह से जो दूसरे समाजशास्त्री से जीएस धुरिये थे, तीसरे थे एआर देसाई थे, और चौथे एमएन श्रीनिवासन थे। इन समाजशास्त्रियों ने क्या किया? इन समाजशास्त्रियों ने भारत को समझने के कि एक आधुनिक दृष्टि का विकास किया, जिसको मॉडर्निटी या मॉडर्न कहते हैं, वेस्टर्न अप्रोच कहते हैं। और इसमें इन्होंने भारत को समझने के लिए 3 टूल्स की चर्चा की। पहला कहते हैं कि कहा कि अगर भारत को समझना है तो भारत के गांव को समझिए। दूसरा कहा कि भारत को समझना है तो भारत की जाति व्यवस्था को समझिए। और तीसरा कहा कि भारत को समझना है तो भारत की जनजातियों को समझिए। मतलब गांव, जाति, जनजाति, विलेज, कास्ट एंड ट्राइब्स, इनके आधार पर भारत को समझिए। और ये 1919 में जो बॉम्बे स्कूल जब शुरू हुआ, तो इसका इतना गहरा असर भारत के बुद्धिजीवी तबके पर पड़ा। मैं कहूँगा कि अम्बेडकर इसे छूते थे, ये कहना बहुत असंभव है। अम्बेडकर भी इसके प्रभाव में थे। और इस तरह से जितने हमारे मतलब बुद्धिजीवी हैं 1920 के बाद, जिनका कहिए कि उदय होता है भारतीय समाज में, वे सारे के सारे, चाहे इतिहासकार हों, चाहे समाजशास्त्री हों, चाहे मतलब कहिए कि लेखक हों, इन सब पर गांव, जाति और जनजाति, तीनों सवालों का बड़ा गहरा असर है। और इसीलिए आप देखेंगे कि भारतीय राजनीति में भी गांव की राजनीति, या फिर जाति की राजनीति, ट्राइबल राजनीति, या भारतीय साहित्य में भी गांव या फिर जाति, फिर जनजात, या इतिहास में भी आप देखेंगे कि ये पूरा का पूरा आधुनिक काल का इतिहास जब लिखा जाता है, जैसे बिपिन चंद्रा, तो अभी हाल ही में उनका निधन हुआ, बट ये लोग जिस तरीके से भारत के आधुनिक भारत या समकालीन भारत को समझने की कोशिश करते हैं, उसमें जाति एक बहुत बड़ा फैक्टर है। वे कहते हैं कि भारत को, जाति के बिना भारत को ठीक से समझा नहीं जा सकता है। और मुझे बार बार लगता है कि एक तरह से धीरे धीरे ये जो सारी हमारी जो समाज की, जो राजनीति की, जो इतिहास की, जो साहित्य की जो जटिल संरचनाएं थी, इन सारी संरचनाओं ने मिल करके इस तरीके से मतलब कहिए कि मतलब कहिए कि जटिल एक संरचना विकसित की, जो पूरी की पूरी हमारी एक आधुनिक मतलब साहित्य को समझने की फिलॉसफी भी बन सकती है और बनाया भी जा सकता है। लेकिन मुझे बार बार लगता है कि दलित साहित्य पर इन सारी संरचनाओं का गहरा असर है, और इसकी वैचारिकी को बनाने में इनकी बड़ी भूमिका है। आप देखेंगे कि एक आध बात और मैं कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा कि इस पूरी प्रक्रिया में जो मुझे चीज़ जो दिखाई पड़ती है और जिसको समझने की भी ज़रूरत है, कि मुझे बार बार लगता है कि जो हमारा दलित साहित्य है, जिसे हम दलित लेखन कहते हैं, इस दलित साहित्य में जो सबसे जो खास दिखाई पड़ेगा, जैसे आप पढ़ेंगे, कहानियाँ पढ़िए, कविताएँ पढ़िए, उपन्यास पढ़िए। जैसे उदाहरण के लिए मैं ओम प्रकाश वाल्मीकि की सलाम कहानी की मैंने चर्चा की, जिसमें एक तरह से सलामी की प्रथा का विरोध है। और दूसरा एक उनकी कहानी है 25 चौका 150, जिसमें एक तरह से शीर्षक से देखिए 25 चौका 150, जबकि आप जानते हैं कि 25 चौका 100 होता है। लेकिन जब गांव के जो साहूकार होते हैं, एक तरह से जब अनपढ़ लोग का जब शोषण करते हैं, तो बोलते नहीं 25 चौका 150 होता है, आपने ये लिया 25 रुपया, आप मुझे 150 रुपया लौटाएंगे 100 के बदले। और यह एक तरह से परंपरा चलती है। तो ये दोनों कहानी को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो दो चीज़ें बिल्कुल साफ होती है कि पहली कहानी जहाँ एक तरह से भारतीय समाज में सलामी के बहाने यहाँ के सामंतवाद या जमींदारी प्रथा या कहिए कि मतलब सत्ता की संस्कृति की प्रतीक
तो दूसरी जो कहानी है 2500 का 150, यह एक तरह से जो यहाँ पर जो शिक्षण संस्थान रहे हैं हिंदुस्तान में, जहाँ पर हम लोग सिखाते हैं, लिखते पढ़ाते हैं, तो जो ज्ञान की परंपरा के जो संस्थान थे उनके ऊपर सवाल उठाती है। और मुझे बार बार लगता है कि जो दलित साहित्य का जो पूरा निगोसिएशन है, जो पूरा संवाद है, आप पढ़ेंगे ध्यान से तो उसमें बार बार लगेगा कि दलितों को एक तरह से मतलब इस पूरी परंपरा में दलितों को एक तरह से सत्ता में हिस्सेदारी नहीं मिली, और इसीलिए दलित पॉलिटिकल पार्टियां भी सत्ता में हिस्सेदारी की मांग करती है जहां पर उन्हें पावर मिलता है। और ठीक इसी प्रकार जो दूसरी चीज़ है कि मतलब उनको पढ़ने लिखने का मौका नहीं मिला, और इसीलिए उनका एक बड़ा जो तबका है पढ़ने लिखने पर काफ़ी जोर देता है। और अम्बेडकर भी कहते थे कि पढ़ लिख करके ही हम समाज को सुधार सकते हैं, अनपढ़ होकर के हम समाज को नहीं सुधार सकते हैं। अब थोड़ा सा उदाहरण दीजिए कि अगर मान लीजिए कि आप अगर पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास सत्ता नहीं है। आप जानते हैं कि भारतीय समाज में सत्ता का जो सबसे बड़ा स्रोत रहा है, या किसी भी समाज में, वो ज़मीन होता है, लैंड होता है। आपके पास अगर ज़मीन है तो आप बहुत शक्तिशाली होते हैं, काफ़ी पावरफुल होते हैं। और इसीलिए पुराने ज़माने में जब विवाह होता था तो लोग देखते थे कि बच्चा लड़का पढ़ा लिखा नहीं भी हो लेकिन ज़मीनें हैं तो शादी ब्याह हो जाता था उसके साथ। तो अगर ज़मीन आपके पास नहीं है तो दलितों के पास ज़मीन कभी भी नहीं रही है। वो कहते हैं कि भारतीय समाज में ब्राह्मण और दलित दो ऐसे जो कौम रही है जिनके पास ज़मीन नहीं होती थी, या उन ज़मीन से उनका कोई लगाव नहीं होता था, या उन्हें दिया ही नहीं जाता था। तो अगर आपके पास ज़मीन नहीं है तो अब क्या होगा? तो कहते हैं कि अगर आपके पास ज़मीन नहीं है तो आप अपने रहने के लिए घर नहीं बना सकते हैं, आप खाने के लिए अन्न का उत्पादन नहीं कर सकते हैं, आपके पास खेत नहीं होंगे। और इसी तरह से कहा जाता है कि आप पानी पीने के लिए ना तो चापाकल खुदवा सकते हैं, ना कुआं बनवा सकते हैं, ना तालाब बनवा सकते हैं। और दलित साहित्य में आप देखेंगे कि अधिकांश दलित कहानियाँ पानी को लेकर के झगड़ा हो रहा है, पानी को लेकर बहस हो रहा है। और अम्बेडकर ने जो पहली लड़ाई लड़ी थी महाराष्ट्र में, मतलब चौदार तालाब के पानी को लेकर के, कहा था कि इस तालाब का पानी अगर हमें नहीं मिलेगा तो ऐसा नहीं कि हम भूखे या प्यासे मर जाएंगे, बल्कि उन्होंने कहा था कि हम पानी इसलिए लेना चाहते हैं, हम दिखाना चाहते हैं कि हम दलित भी स्वाभिमान से जी सकते हैं इस समाज में, हमें भी पानी लेने का अधिकार है उस जो मंदिर का चौदार तालाब का जो पानी है। तो दलित लेखन में आप देखेंगे कि बार बार जो संघर्ष होता है पानी को लेकर के होता है। दलित समाज के आप देखेंगे जो कहानियाँ दिखाई पड़ेगी दलित लेखकों की, जिस पर मैं कभी विस्तार से बाद में बातचीत करूँगा, तो अधिकांश आपको कहानियों में, कविताओं में, उपन्यास में, नाटकों में, आत्मकथाओं में यह दिखाई पड़ेगा कि दलित काफ़ी भूखे हैं, खाना नहीं मिल रहा है और खाली पेट सो रहे हैं रात में, और पेट को दबाए हुए हैं, पानी पी रहे हैं, थोड़ा सा भोजन मिला तो बच्चे को खिला दिया, पत्नी को खिला दिया, खुद खाली पेट सो रहे हैं। आप अधिकांश दलित रचनाओं में देखेंगे कि वहाँ पर भूखे और एक तरह से उत्पीड़ित समाज की चर्चा होती है। यह सिर्फ इसलिए होता है उनके पास खेत नहीं है, खेती नहीं कर सकते हैं, और ज़मीन नहीं है इसीलिए खेती नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे बार बार लगता है कि इसका उपाय क्या है। फिर वहीं जब अम्बेडकर भी कहते हैं, बुद्ध भी कहते थे, और एक तरह से फुले भी कहते हैं कि ज्ञान की परंपरा से जुड़िए आप। और इसीलिए आप देखेंगे कि दलित समाज की जो बेसिक पहल दिखाई पड़ती है आधुनिक समाज में कि ज्ञान की परंपरा से जुड़ते हैं, और ज्ञान की परंपरा से जुड़ करके एक तरह से अपने समाज के विकास की बात करते हैं। और यह चीज़ आपको पूरा दलित उपन्यास कहानी में दिखाई पड़ेगी। ये दो चीज़ें मतलब मिल करके पूरे दलित साहित्य की वैचारिकी को एक तरह से बनाती है। तो आज हम लोग वैचारिक पृष्ठभूमि क्या है उस पर चर्चा किए। कल हम लोग इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद, और आपकी ओर से डॉक्टर देवेंद्र चौबे को भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।